नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल। आज उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे हिमनद के अपरदनात्मक स्थल रूपों की। हिमनद अपनी अपरदन प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करता है। तो उन्हीं स्थल रूपों के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सामान्य परिचय की हम बात करें तो हिमनद हिम की ऐसी विशाल राशि है जो धरातल पर संचय के स्थान से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के अनुसार नीचे की ओर खिसकती है। अर्थात हिमनद की ये परिभाषा है। हिमनद किसे कहते हैं कि जो हिम के संचय वाले स्थान हैं, जैसे ऊंचे पर्वतीय इलाके हैं जहाँ बर्फ जमा रहती है, तो वो हिम के संचय वाले स्थान से वो हिम की विशाल राशि गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर ढाल के अनुसार सरकने लगती है। और यही सरकता हुआ जो हिम है, यही नीचे की ओर आता हुआ जो हिम है, उसे हिमनद के रूप में जाना जाता है। और ये जो हिमनद है, हिमाच्छादित क्षेत्रों में इस हिमनद के द्वारा अपनी अपघर्षण और उत्पाटन, अपघर्षण मतलब घर्षण प्रक्रिया के द्वारा, और उत्पाटन का मतलब मार्ग में पड़ने वाली ऊबड़ खाबड़ चट्टानों को प्रहार से उखाड़ना, उत्पाटन। तो अपनी अपघर्षण और उत्पाटन की प्रक्रिया के द्वारा ये हिमनद शैलों का अपरदन करता है। और इस प्रकार अपरदन के द्वारा हिमानी से विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हिमानी है वो अपनी अपरदन प्रक्रिया से विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करती है, विकास करती है। और इन स्थल रूपों को ही हिमानी के अपरदनात्मक स्थल रूप कहा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हिमानी अपनी अपरदन प्रक्रिया के द्वारा कौन कौन से स्थल रूपों का विकास करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमानी के द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण भूआकृति की, और वो है यू आकार की घाटी। तो हिमानी यू आकार की घाटी का विकास करता है। और हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि हिमानी अपनी घाटियों का पूर्णतया स्वयं निर्माण नहीं करता, बल्कि हिमानी पूर्व में नदी द्वारा निर्मित घाटियों में ही प्रवाहित होती है और उन्हीं वी आकार की नदी निर्मित घाटियों को संशोधित करके यू आकार की घाटियों में बदल देता है। अर्थात जो हिम है पूर्व में नदी द्वारा निर्मित वी आकार की घाटियों से ही प्रवाहित होता है, और जब ये वी आकार की घाटियों से होकर प्रवाहित होता है तो हिम उस वी आकार की घाटी के पार्श्वों को और अधिक घिस करके और तली को समतल और चौरस बना देता है, तथा वी आकार की घाटियों को बदलकर यू आकार की घाटियों में तब्दील कर देता है। तो इस प्रकार से हिमनद के द्वारा बनी हुई जो घाटियाँ होती हैं, उन घाटियों का आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होने की वजह से उनको यू आकार की घाटियाँ कहा जाता है। और इन यू आकार की घाटियों के तल काफ़ी चौड़े एवं चौरस होते हैं तथा किनारे लगभग खड़े पार्श्व वाले होते हैं। और ये चित्र भी आप यहाँ देख सकते हैं यू आकार की घाटियों का। तो ये चित्र है। और अगली है लटकती घाटी, हैंगिंग वैली। लटकती घाटी, जैसा कि आप नीचे चित्र भी देख रहे होंगे, ओरिजिनल फ़ोटो है और उसमें आप देख सकते हैं यू आकार की लटकती हुई घाटी यहाँ दिखाई दे रही है। तो हम बात करते हैं लटकती हुई घाटी किस प्रकार से बनती है। तो हिमनद जो हैं यू आकार की घाटियों का निर्माण करते हैं, और जिस प्रकार से नदी में विभिन्न दिशाओं से आकर के सहायक नदियाँ मिलती हैं, उसी प्रकार से मुख्य हिमनद में भी विभिन्न दिशाओं से सहायक हिमनद मिलते रहते हैं। लेकिन जो मुख्य हिमनद की जो यू आकार की घाटी है वो तुलनात्मक रूप से अधिक गहरी व नीची होती है, क्योंकि मुख्य हिमनद में हिम की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए उसके अपघर्षण और उत्पाटन प्रक्रिया द्वारा वह अधिक गहरी घाटी का निर्माण करता है। वहीं जो सहायक हिमनद है वो सहायक हिमनद की घाटी तुलनात्मक रूप से थोड़ी ऊंची रहती है। मुख्य घाटी ज़्यादा गहरी रहती है और सहायक हिमनद की घाटी कम गहरी होने की वजह से सहायक हिमनद उस मुख्य हिमनद की घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है।
अर्थात सहायक हिमनद और मुख्य हिमनद की घाटी के तल में अंतर होने के कारण सहायक हिमनद की घाटी मुख्य हिमनद की घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है, और इसी को लटकती घाटी अर्थात इस सहायक हिमनद की उच्च तल वाली घाटी को ही लटकती हुई घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये लटकती हुई घाटी है। अब हम बात करते हैं अगले स्थल रूप की, और अगला स्थल रूप है हिमगह्वर या अंग्रेजी में जिसको सर्क के नाम से जाना जाता है। और हिमगह्वर या सर्क हिमनद के द्वारा बना हुआ सबसे रोमांचक स्थल रूप है, सबसे शानदार स्थल रूप होता है। और ये आप डायग्राम देख सकते हैं। जब हिमनद पर्वतीय क्षेत्र से नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो वह हिमनद अपने शीर्ष अपर्दन के द्वारा पर्वत के शिखरीय क्षेत्रों का, पर्वत के ऊपरी क्षेत्रों का लगातार अपर्दन करता है, और इस प्रकार हिमनद के शीर्ष अपर्दन के द्वारा उस पर्वतीय ढाल पर एक आराम कुर्सी जैसी आकृति का निर्माण होता है, और इसी आकृति को हम सर्क या हिमगह्वर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम है, और इसमें ये जो हेड वॉल दिया हुआ है, इस हेड वॉल के यहाँ से लगातार शीर्ष अपर्दन से और एक आराम कुर्सी जैसी आकृति का निर्माण होता है, और इसी आराम कुर्सी जैसी आकृति को ही हिमगह्वर या सर्क के नाम से जाना जाता है। और इस सर्क की जो तली है, जो पेंदा है, वो देख सकते हैं तुलनात्मक रूप से ज़्यादा गहरी होती है, और इस अधिक गहरे सर्क के तली में जब हिम पिघल जाता है तो हिम का पिघला हुआ जल भरने से एक छोटे आकार की झील भी बन जाती है, और उस झील को हम टार्न झील के नाम से जानते हैं, जो हम आगे भी इसमें बात करेंगे। तो सर्क की तली में जल भरने से बनी हुई जो झील होती है वो टार्न झील के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से ये हिमानी के द्वारा बना हुआ एक महत्वपूर्ण स्थल रूप है जिसे सर्क या हिमगह्वर कहते हैं। अब अगले स्थल रूप की बात करें, और अगला स्थल रूप है अरेत, या जिसे हिंदी में तीक्ष्ण कटक के नाम से जानते हैं। और आप नीचे इसका फोटोग्राफ भी देख रहे होंगे, और फोटोग्राफ में ये अरेत को यहाँ पर दिखाया गया है। तो अरेत क्या है और किस प्रकार से बनता है? तो अरेत जो है या तीक्ष्ण कटक उस स्थिति में बनता है जब किसी पहाड़ी के दोनों ही ढालों पर, दोनों ही तरफ दो सर्कों का निर्माण हो जाए, दोनों ही ढालों पर सर्क विकसित हो जाएं, और वो सर्क लगातार शीर्ष अपर्दन करते हुए आपस में एक दूसरे से मिलने की स्थिति में हो जाएं, तो उस संपूर्ण पहाड़ी का जो ऊपरी किनारा है वो बिल्कुल पतले, लंबे व सकरे तथा दांतेदार या नुकीले आकार में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार किसी पहाड़ी के जो ऊपरी दांतेदार, नुकीला, पतला, लंबा सिरा है उसी को हम अरेत या तीक्ष्ण कटक के नाम से जानते हैं। और हमें ध्यान रखना होगा कि अरेत का निर्माण उसी स्थिति में होगा जब किसी पहाड़ी के दोनों ही ढालों पर सर्क का निर्माण होगा। तो बीच का जो हिस्सा है वो ऊपरी जो किनारा है उसका मध्यवर्ती, वो एक दांतेदार संरचना के रूप में पतले लंबे कटक के रूप में खड़ा रह जाता है, और यही जो पतला लंबा कटक जो कि दांतेदार ऊबड़ खाबड़ स्थिति वाला है उसी को हम तीक्ष्ण कटक या अरेत के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं अगले स्थल रूप की, और अगला स्थल रूप है गिरिशृंग या हॉर्न। और नीचे डायग्राम इसका दिया हुआ है, गिरिशृंग या हॉर्न। और ये हॉर्न का मतलब सींग और गिरिशृंग मतलब पर्वत का सींग, अर्थात पर्वत की नुकीली जो आकृति है वो गिरिशृंग या हॉर्न के नाम से जानी जाती है। और हॉर्न का निर्माण तब होता है जबकि किसी पहाड़ी के तीन या चार ओर, किसी पहाड़ी के तीन या चार ओर जब सर्क विकसित हो जाएं और वो सर्क शीर्ष अपर्दन के द्वारा निरंतर एक दूसरे के नज़दीक आते आते आपस में मिल जाएं, तो पहाड़ी का जो मध्यवर्ती भाग है वो एक नोक के रूप में, एक सींग के रूप में, एक नुकीले शीर्ष के रूप में शेष रह जाता है। और इस प्रकार के पहाड़ी के नुकीले शीर्ष या चोटी को ही हॉर्न या गिरिशृंग के नाम से जाना जाता है। तो ये हॉर्न का निर्माण भी सर्कों के विकसित होने की
परिणाम स्वरूप ही होता है। अब अगले स्थल रूप की बात करते हैं और अगला स्थल रूप है श्रृंग व पुच्छ, क्रैग एंड टेल। तो क्रैग एंड टेल ये बहुत ही रोमांचित करने वाली स्थलाकृति है जो कि हिमनदीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और जैसा कि आप नीचे डायग्राम भी देख रहे होंगे क्रैग एंड टेल का या श्रृंग पुच्छ का, तो श्रृंग का मतलब सिरा या शीर्ष और पुच्छ का मतलब पूंछ। अर्थात ये इस प्रकार की स्थलाकृति है जिसमें एक जो साइड है वो सिरे के रूप में और दूसरी जो साइड है वो पूंछ के रूप में दिखाई देती है। तो जब हिमानी क्षेत्रों में हिमानी की अपरदन प्रक्रिया होती है और हिमानी के मार्ग में कुछ कठोर चट्टान पड़ जाते हैं, तो हिमानी उस कठोर चट्टान पर अपनी अपरदन प्रक्रिया द्वारा अपने सम्मुख जो ढाल है उसको ऊबड़ खाबड़ बना देती है एवं तीव्र ढाल होता है। अर्थात हिमानी के सम्मुख कठोर चट्टान पड़ने से उस कठोर चट्टान पर अपरदन से ऊबड़ खाबड़ एवं तीव्र ढाल का निर्माण होता है। लेकिन जब हिमानी उस कठोर चट्टान को पार करके दूसरी तरफ उतरती है तो उस कठोर चट्टान का संरक्षण प्राप्त होने की वजह से उस कठोर चट्टान के विपरीत साइड में हिमानी के उतरने की स्थिति में एक चिकने एवं मंद ढाल का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार की जो भू आकृति बनती है जिसमें हिमानी के सम्मुख ढाल या सम्मुख भाग का ढाल तीव्र एवं ऊबड़ खाबड़ होता है तथा हिमानी के विमुख भाग का ढाल मंद और चिकना होता है, इस प्रकार की आकृति को श्रृंग व पुच्छ के नाम से जाना जाता है। और नीचे आप देख सकते हैं डायग्राम में हिमनद की फ्लो डायरेक्शन दिखा रखी है, बहने की दिशा, और बहने की दिशा में आप देख सकते हैं एक तरफ जिधर से हिम आ रहा है जो सम्मुख ढाल है वो ऊबड़ खाबड़ एवं तीव्र है और जो विमुख ढाल है वो बिल्कुल मंद और धीमा और चिकना है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है वो श्रृंग पुच्छ के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं अगली अपरदनात्मक स्थल रूप की और अगली अपरदनात्मक स्थल रूप है मेषशिला या रोसमोंटाने। मेषशिला या भेड़ पीठ शैल भी इसको कहा जाता है, अंग्रेजी में रोसमोंटाने के नाम से जानी जाती है। और ये भेड़ पीठ शैल या मेषशिला अभी जो हमने पढ़ी क्रैग एंड टेल श्रृंगपुच्छ उसके ठीक विपरीत स्थिति वाली भूदृश्य होते हैं। और जब हिमानी अपने अपरदन प्रक्रिया के द्वारा अपने सम्मुख ढाल को घिस करके चिकना बना देती है, लेकिन जब विमुख ढाल पर हिमानी पहुंचती है तो अपनी उत्पाटन प्रक्रिया द्वारा विमुख ढाल पर विभिन्न चट्टानों के टुकड़ों को उखाड़ करके उसे ऊबड़ खाबड़ बना देती है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे रोसमोंटाने या भेड़ पीठ शैल या मेषशिला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि इस मेषशिला में हिमानी के सम्मुख वाला जो ढाल है वो धीमा और चिकना होगा और विमुख जो ढाल है वो तीव्र एवं ऊबड़ खाबड़ होगा। अर्थात ये स्थिति श्रृंगपुच्छ वाली स्थिति से ठीक विपरीत है। तो इस प्रकार की जो भू आकृति होती है वो भेड़ पीठ शैल या रोसमोंटाने के नाम से जानी जाती है। और अगले फिर हम बात करें नूनाटक की। और नूनाटक क्या है, तो जो हिमानी क्षेत्र हैं उन हिमानी क्षेत्र में हिमानी के द्वारा बने हुए अपरदित क्षेत्र में कहीं कहीं पर कुछ कठोर चट्टानों के टीले शेष रह जाते हैं। उन कठोर टीलों को ही नूनाटक के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने नदी अपरदन की बात की और नदी अपरदन में जैसे नदी के अंतिम अवस्था में जब पेनीप्लेन या संप्राय मैदान बनता है तो उसमें जो कठोर टीले थे जिनको हमने मोनार्ड की संज्ञा दी थी, उसी तरीके से हिमानी निर्मित मैदान में भी जो कठोर चट्टानों के टीले शेष रह जाते हैं उनको नूनाटक के नाम से जाना जाता है। अगली स्थलाकृति है टार्न, जो कि एक झील का रूप है और इसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि जो सर्क है उसकी बेसिन में, उसकी तली में जब हिम के पिघलने से जल भर जाता है तो उस सर्क की बेसिन में बनी इस झील को ही टार्न झील के नाम से जाना जाता है। अगली स्थलाकृति की बात करें कॉल। और कॉल उस स्थिति में बनता है जब किसी पहाड़ी के दोनों तरफ सर्क विकसित हो जाएं और दो आसन्न सर्क
आमने सामने स्थित जो सर्क हैं वो निरंतर शीर्ष अपरदन करते हुए आपस में मिल जाते हैं तो उस पहाड़ी के आर पार एक सुरंगनुमा मार्ग बन जाता है। और इस प्रकार पहाड़ी के आर पार बनने वाले जो मार्ग है उसी को कौल के नाम से जाना जाता है, अर्थात हिमानी दर्रे के नाम से जाना जाता है। और हिमानी दर्रा या कौल का निर्माण सड़कों के आपस में मिलने के कारण उसके आर पार मार्ग बनने से होता है। और अगला और अंतिम अपरदनात्मक स्थल रूप है फियोर्ड। और फियोर्ड ये तट का एक प्रारूप है और जब उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हिमानी निर्मित जो यू आकार की घाटियां हैं वो हिमानी निर्मित यू आकार की घाटियां अंतर्जात बलों की वजह से निमज्जित हो जाएं तथा जलमग्न हो जाती हैं तो इस प्रकार यू आकार की घाटियों वाले जलमग्न तटों को ही फियोर्ड के नाम से जाना जाता है। अर्थात फियोर्ड का निर्माण उस स्थिति में होगा जब हिमानी निर्मित यू आकार की घाटियों वाले क्षेत्र निमज्जित होने से सागर के अंदर डूब जाएं। तो इस प्रकार बने हुए जो तट होंगे, जो किनारे होंगे, वो फियोर्ड के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज अपने इस वीडियो में हिमानी के द्वारा अपरदन से बनने वाले विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।